क्या आप अपना घर खरीदने जा रहे हो या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो इस वीडियो को बिना देखे मत जाओ। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ये आपके फ्यूचर की जो एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है उससे आपको बचाने वाली वीडियो है। तो पूरा देखना वीडियो। मैं ऐसी 4 टिप्स आपको बताने वाला हूं जो अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी या फिर नया घर खरीदने जाते हो तो उससे पहले चेक करी जानी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भौतिक केवड़िया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर, जहां पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, उसके अलावा अलग अलग प्रॉपर्टीज जो आप खरीद सकते हो। देखिए, घर एक सिर्फ ईंट या फिर सीमेंट का ढांचा नहीं होता, वो आपके मेहनत का फल भी होता है, आपके बच्चों के लिए फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट भी होती है और आपके सपनों का घर भी होता है। लेकिन अगर फैसला गलत तरीके से लिया जाए तो वही EMI और वही आपका सपना आपके गले का फंदा बन सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं ऐसी 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो हर एक बंदे को प्रॉपर्टी खरीदने से या फिर घर खरीदने से पहले चेक करी जानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो भी मैं बताने जा रहा हूं, उस एक पॉइंट की वजह से, उसको ध्यान में ना रखने की वजह से मैंने मेरे ये रियल एस्टेट लाइफ के अंदर बहुत सारी फैमिलीज को टूटते हुए देखा है। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये पहला पॉइंट हमारा, जो है आपके पास स्टेबल इनकम होनी चाहिए या फिर मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब बात समझते हैं। देखो, मकान खरीदना एक बहुत ही लंबा और अच्छा खासा एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है। अगर आपका इनकम सोर्स बहुत ही अनस्टेबल है, अनस्टेबल माने क्या कि आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है या फिर सीजनल इनकम आप लाते हो या फिर आपने अभी एक नया धंधा शुरू करा है, नया बिजनेस शुरू करा है जिसके अंदर से अभी इनकम आनी बहुत ही अनस्टेबल है, तो ऐसे टाइम के अंदर आपको थम जाना है। आप थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक आपके पास स्टेबल पैसे नहीं आने लगते किसी भी एक तरीके से। तो इन सब केस के अंदर आपको थोड़ा वेट करना है, अभी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। पहले आप अपना सोर्स बनाओ, इनकम सोर्स स्टेबल बनाओ कि परमानेंट हो, जहां से आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट वहां से निकाल पाओ, और अगर हो पाए तो मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करो। अगर एक स्टेबल इनकम होना अच्छी बात है, वहां पे आप जा सकते हो इस निर्णय के साथ, पर अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है तो भाई उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। मानो कि कल जाके कोई इमरजेंसी या कुछ आ गया तो एक इमरजेंसी सोर्स बंद हो गया या फिर जॉब चली गई, मार्केट में कुछ उथल पुथल हो गई, कुछ भी, तो आप अपने दूसरे इनकम सोर्स की मदद से आप जो अपने घर के EMI या फिर जो हफ्ता जा रहा है वो आप वहां पे पे आउट कर सकते हो। इसीलिए मेरा ये पहला पॉइंट था कि स्टेबल इनकम का होना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है तो भाई उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका भी एक कारण है। अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं तो आप मेंटली फ्री रहते हो कि इन केस अगर कुछ हो गया तो भी आपके पास एक रास्ता है और एक जरिया है जहां से आप पैसे निकाल के घर की EMI की किस्तें भर सकते हो या फिर अपना फैमिली का खर्चा हर महीने का उठा सकते हो। तो आप मेंटली भी फ्री रहते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है पैसे को मैनेज करने का और अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करने का। और एक चीज, अगर जब भी आप लोन करवाने जाओगे तो आपकी स्टेबल इनकम के प्रूफ मांगे जाते हैं, तो ये चीज यहाँ पे भी सबसे बढ़िया काम आने वाली है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पहले पॉइंट को नजरअंदाज मत करो। मैंने बहुत सारी फैमिलीज को बर्बाद होते हुए देखा है इस एक चीज की वजह से। हमारा दूसरा पॉइंट है इसके जैसा ही इंपॉर्टेंट, पर ये आपको बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। शायद आप सभी जानते होंगे, हमारे दादा परदादाओं ने एक सीख दी थी हमें कि कुछ भी कमाओ बेटा, उसमें से कुछ हिस्सा एज एन इमरजेंसी फंड तरीके से बचा के रख लो। क्या पता कल कोई सिचुएशन आ जाए, क्या पता कल आपकी नौकरी चली जाए, क्या पता घर के अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर आपको ये बचा हुआ एक इमरजेंसी फंड काम आ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो बताता हूँ। मान लो आप स्टेबल जॉब के अंदर भी हो पर किसी कारणवश वो जॉब भी आपकी चली जाती है या फिर आपको नई जॉब ढूंढने में या फिर नया धंधा ढूंढने में एटलीस्ट 5 से 6 महीने लग जाते हैं, राइट। तो उस 5 से 6 महीने के अंदर आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ एक इमरजेंसी फंड चाहिए रहेगा, जिसकी मदद से आप सारे अपने EMI के खर्चे या फिर आपके साइड के सारे खर्चे निकाल सकते हो। आजकल लोग गलती क्या करते हैं कि वो जैसे ही घर लिया तो डाउन पेमेंट में अपनी सारी सेविंग्स डाल देंगे, उसके बाद जो घर का फर्नीचर, घर को डेवलप करना और घर के अंदर सारी चीजें लाना, टीवी, फ्रिज, वो सारी चीजों में पैसा डाल देते हैं। पर कल जाके अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या फिर कोई आपकी जॉब चली गई, कुछ भी ऐसा हुआ, तब पैसा कहां से निकालेंगे? वही आपका एक डिसीजन आपका गले का फंदा हो सकता है। इसीलिए ध्यान से इस पॉइंट को समझे, इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अब उसके अंदर के पॉइंट दिखाता हूं कि क्या क्या चीजों आपको कवर करनी है। तो जैसा मैंने बताया कि 6 से 8 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसके अंदर ये 5 पॉइंट आपको ध्यान से देखने हैं। सबसे पहला है आपके चालू लोन्स की EMI। कोई भी अगर लोन्स की EMI जाती है, चाहे घर की हो, गाड़ी की, फोन की, किसी की भी, राइट, तो वो आपके पास होनी चाहिए 5 से 6 या फिर 6 से 8 महीने तक का। उसके बाद है आपके सारे घर के खर्चे, राशन हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर आपके घर के ट्रैवलिंग खर्च हो गया, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें भी आपको उस 5 से 6 महीने के बजट के अंदर ऐड करके रखनी है। उसके बाद है अगर आपका कोई इंश्योरेंस प्लान चालू है तो उसके सारे प्रीमियम्स 5 से 6 महीने के लिए। उसके बाद अपने अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की फीस, उसके खर्चे, उसके स्टेशनरी के खर्चे, ये सारी चीज़ें मिला के ये आपके 4 से 5 पॉइंट बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी मेडिकल इमरजेंसी। ये 4 से 5 पॉइंट को मिला के जो भी आपका बजट बनता है हर मंथ का, तो वैसे आपको 5 से 6 महीने का बजट बना के चलना है। वो आपका हो गया इमरजेंसी फंड। अगर इतना इमरजेंसी फंड नहीं है तो मैं कह रहा हूँ प्लीज अभी वेट कर जाओ, थोड़ा इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लो। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कल जाके क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। एक बात और समझाता हूँ, मान लो कि भविष्य के अगले 5 से 6 महीने तक कुछ हुआ ही नहीं, आपका प्लान सही से गया, तो पैसे आपके पास ही रहने वाले, राइट, कोई ले तो जाएगा नहीं। अगर मान लो इनकेस
कुछ हो गया तो आपके पास ये बचा हुआ अमाउंट आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। आपके फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर इस तरीके से आप अगर डिसीजन लेते हो तो। सेम चीज जो मैंने पहले पॉइंट में कही थी कि एक इमरजेंसी फंड का होना भी आपके मेंटल लेवल को शांत रखता है, और वही चीज ऐसी है मानो आपके घर के ऊपर की छत। अब मेरा तीसरा पॉइंट है लोन से जुड़ा हुआ। हम सबको पता है कि अगर आप प्राइवेट बैंक से कोई लोन करवाते हो तो वो बहुत जल्दी से पास हो जाता है, उसके बाद उसके सारे कागजात की जो प्रोसेस होती है वो भी फास्ट हो जाती है, पर उनके इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट से बढ़ते हैं और हिडन चार्जेस भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और सबसे खराब बात, आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट देते देते ही थक जाओगे, उसका प्रिंसिपल अमाउंट आप कभी पे ही नहीं कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई सरकारी बैंक के अंदर जाते हो, मान लो जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी कोई बैंक के ऊपर जाते हो, तो वहां पे आपको ट्रांसपेरेंट लोन ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर क्या कि आपके लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं, मिनिमल हिडन चार्जेस होते हैं अगर है भी तो। उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको बेटर कंट्रोल ऑफ EMI का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपके सिविल स्कोर को भी खराब नहीं करता, ताकि आप अगले कोई भी लोन लेने वाले हो तो वहां पे आपको अच्छी सी डील भी मिल पाए। और एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है कि अपना लोन लेते समय आप ना 2 से 3 बैंक के ऊपर अपना कोटेशन निकाल के देखो और कंपेयर करो कि कौन सा डिसीजन और कौन सी बैंक की EMI आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। ये एक छोटा सा निर्णय, ये एक छोटी सी चीज आपके फ्यूचर के लाखों रुपए बचा सकती है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है रजिस्ट्री या फिर ट्रांसफर चार्जेस। अब मान लो आप किसी बिल्डर के पास से कोई मकान या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, राइट, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के समय पे कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है वो सारी चीजें आपको पूछनी है। वहां पे आपके दस्तावेज का खर्च, रजिस्ट्री, जो ट्रांसफर होने वाले चार्जेस है वो, लोन के चार्जेस, मीटर के चार्जेस, पानी का, वो सारी चीजें वहां पे आप इंक्लूड करवा रहे हो या फिर नहीं, वो आपको पूछना है। ये सारी चीजें आपको पूछ के ही आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे कोई भी सवाल पूछने में आपको कोई आंसर नहीं मिलता, उस प्रॉपर्टी को खरीदो मत, क्योंकि आगे जाके वो आपको कहीं ना कहीं से वो काट सकती है। और अगर ऐसा कोई चार्जेस नहीं है तो फिर भी आप उससे कंफर्म करवा लो कि यहाँ पे जो रजिस्ट्री होती है उसके चार्जेस किसको पे करने पड़ेंगे, मुझे या फिर बिल्डर को। ट्रांसफर करने के चार्जेस किसको पे करने पड़ेंगे, इसके पीछे कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। ये सारे बात आपको बिल्डर से कंफर्म करनी है। अब जाते जाते और एक मैं आपको बोनस टिप देना चाहूंगा जो है मेंटालिटी से जुड़ी। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिखावे के कारण बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, राइट। चाहे महंगा फोन हो, आईफोन ले लिया 1.5 लाख का, गाड़ी ले ली, 4 व्हीलर ले ली, घर ले लिया दिखावे के लिए सिर्फ। तो ऐसी मेंटालिटी से आपको बचना है। मकान दिखावे के लिए नहीं, आपके रहने के लिए खरीदे। तो बजट के हिसाब से चलना सीखो, ना कि सोशल स्टेटस के हिसाब से। मैं फिर से रिपीट करता हूं सारे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबल इनकम का होना और मल्टीपल इनकम का होना। दूसरा पॉइंट, इमरजेंसी फंड बचा के रखो 6 से 8 महीने तक का। तीसरा पॉइंट, हो सके तो सरकारी बैंक से ही अपना लोन का ऑप्शन चूज करवाओ। और उसके बाद रजिस्ट्री के खर्चे, ट्रांसफर चार्जेस और उसके बाद कोई हिडन चार्जेस है कि नहीं, वो बिल्डर से आप कंफर्म करके ही आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बोलना चाहता था, शेयर करना चाहता था, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं मार्केट के अंदर। और अगर आपने ये सारे पॉइंट्स टिक मार्क कर लिए तो इसके बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी लो, आपको वो प्रॉपर्टी एज अ ब्लेसिंग मिलने वाली है, ना कि आपके गले का फंदा। वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि मैं और ऐसे नए नए वीडियोस लेके आऊं, ताकि आप अवेयर हो पाओ ऐसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और इस इंडस्ट्री को लेकर जानने के बारे में। तो मैं हूं भौतिक केवड़िया, आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, सेफ रहें, जय हिंद।